हेलो गाइस, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया, सब चंगा। तब कैसी चल रही है तैयारी भाई? तैयारी जो शुरू करा आपने, ठीक है। चलो, तो आई वेलकम यू टू दिस योर यूट्यूब चैनल इज योर डाउट्स। ठीक है। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट अमन मिश्रा, इस नए सीरीज बाय बाय प्रीलिम्स विद अमन मिश्रा में आपका स्वागत करता हूँ। ठीक है सर, चलो। अब उम्मीद है लास्ट क्लास आपने देखा होगा, और कोई अगर अभी अचानक जुड़े हो तो भैया इंट्रोडक्शन क्लास देखो, यहाँ पर क्या होने वाला है आपको पता चलेगा। ठीक है। और बिना समय वेस्ट किए हम लोग शुरू करते हैं अपना जो जर्नी है। चलो गाइज, लेट्स स्टार्ट। हम क्या क्या देख चुके थे पहले क्लास में? बेसिक स्ट्रक्चर वगैरह सारा देख चुके हैं। उम्मीद है आपने उस वीडियो को लगाकर अपनी क्लास को, अपने जो भी पढ़ाई को किया होगा। ठीक है, 2 दिन जो भी आपको समय लेना है आप करोगे कंप्लीट। ठीक है। तो उम्मीद है आपको डायरेक्शन मिला होगा, जो भी मैंने क्वेरी रेज किए थे, जो भी क्वेश्चंस रेज करा था मैंने। ठीक है, उम्मीद है आपको उससे वो मिला होगा। ठीक है, आगे करने का वो हिम्मत। चलो, उम्मीद है। अगर कुछ भी अगर ऐसा डाउट आता है तो आप कमेंट में पूछो यार। ठीक है। उन सब टॉपिक रिलेटेड कोई भी अगर मेरे से कुछ बोलने में या फिर कुछ पीडीएफ में गलती हुई तो बिल्कुल आप उसे भी नोटिफाई करो। चलो शुरू करते हैं अपने आज के टॉपिक को। तो देखते हैं क्या क्या है टॉपिक आज। तो क्या है सर? फंडामेंटल राइट्स है, डीपीएसपी है, फंडामेंटल ड्यूटीज है, अमेंडमेंट है, सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट और इमरजेंसी है। सर ये पांचों चीज है। ठीक है। अब इसका डर लगा रहता है, बच्चे जब पढ़ने बैठते हैं ना तो देखते हैं अरे इतना फंडामेंटल राइट, इतना बड़ा फंडामेंटल राइट। पर यार जो लोग पीवाईक्यू या फिर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ये सब नहीं देख कर पढ़ता है ना, मैं बोल रहा हूँ भाई, भटका हुआ तैयारी होता है वो। तो ऐसे स्कैटर्ड वे में तैयारी मत करो। ठीक है। ओके। सो कम हेयर एंड डू पीवाईक्यू बेस्ड प्रिपरेशन विथ मी। सो लेट्स स्टार्ट गाइस, व्हाट वी विल सी। Okay, so this is fundamental rights PYQ. Okay, what has been asked from 2011 to 2024, we will see in this video, in this chapter, in this subject. Okay, so first question for the day, for the video is: if authority applies law in unguided and uncontrolled manner, which right is violated? ठीक है, it's not directly asking that uh, equal treatment and all, like you directly write right to equality, or you will directly take right to equality. What it is asking: unguided and uncontrolled manner, this means which right is violated? Sir, so article 14 is violated. ठीक है। आप ऐसे देखो, क्वेश्चन पूछने का तरीका देखना सर, इसी चीज की ये वीडियो है पूरी। 9 शेड्यूल, who places the subjects? पार्लियामेंट प्लेसेस और स्टेट लेजिस्लेचर्स प्लेसेस। वैलिडिटी कब तक एप्लीकेबल है? कोर्ट का क्या पॉइंट है? क्या आईआर कोयलो केस में कुछ हुआ था क्या? एक बार चेक कर लो। ठीक है, 2018 में पूछा है। फिर रिट के बारे में पूछा 2024 में, 2022 में, डेफिनेशन ऑफ रिट्स, रिट्स का प्रोविजन, सर्स्योररी वगैरह ये सब आप पढ़ लोगे। ठीक है। स्पेसिफिकली भी पूछता है प्रोहिबिशन में क्या क्या चीजें होती हैं, वो भी देखोगे सर। ठीक है। राइट टू प्राइवेसी के बारे में पूछा गया। राइट टू प्राइवेसी, ये तो बहुत प्यारा, बहुत लवेबल क्वेश्चन है। 2018, 2021, 2024, इट हैज बीन आस्क्ड 3 टाइम्स repetitively, and what it is asking, just right to privacy is part of which fundamental right? So answer will be sir article 21. Okay, so next is article protecting right to marry. Sir, right to marry under which article? Sir, it is also under article 21. So what you have seen, it is not directly asking from the from the main paras. Okay, what we all are reading, so it is not directly asking from that. From where it is asking? It is asking from between the lines. Okay sir, बीच से पूछ रहा है। मैरी, राइट टू मैरी। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट अगेंस्ट अनटचेबिलिटी, डायरेक्ट क्वेश्चन। ओके, मैं ये बताना चाह रहा हूँ ना कि देखो कि कुछ डायरेक्टली पूछ रहा है प्रोहिबिशन, कोई भी रिट का डेफिनेशन, कोई भी अनटचेबिलिटी का मतलब, तो कुछ इनडायरेक्टली भी पूछ रहा है। तो एक बैलेंस बनाना, ज्यादा घुसना भी नहीं है चैप्टर में और ज्यादा सतही ऊपर ही नहीं रह जाना है। वो मैं दिखाना चाह रहा हूँ आपको। व्हाट रिफ्लेक्ट्स यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट? सर ये सारी क्वेश्चंस जनरल नॉलेज से सॉल्व होने वाली रहती है कि फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी और फिर अपना जो प्रियम्बल है, ये तीनों यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट की बात करते हैं। सर कैसे? ये आपका काम है सोचना। सोचो, अगर नहीं सोच पाओ तो मुझसे पूछ लेना। ठीक है, क्योंकि इन तीनों में ना वो एलिमेंट आता है। ठीक है, राइट्स का, नेचुरल राइट्स का। ठीक है सर, चलो। अब ये क्वेश्चन आया सर, रिजर्वेशन बहुत प्यारा टॉपिक है, रिजर्वेशन बहुत प्यारा टॉपिक है, तो आप जरूर इससे प्रिपेयर कर लो। कहाँ से आया रीजनल, मतलब पॉजिटिव क्लासिफिकेशन क्या होता है, आर्टिकल 16(1), 16(2) क्या क्या है, देख लो रिजर्वेशन क्या है। 16(4) क्या है, 16(4)A और 16
64B किस किस अमेंडमेंट से आया है, क्या 71st है, क्या है, आप एक बार चेक कर लो, ठीक है। 164B क्या है, ठीक है, क्या वो सीनियोरिटी की बात करता है, क्या ये रिजर्वेशन एंड प्रमोशन की बात करता है, एक बारी वो सारे देख लेना। और आर्टिकल 335 क्या है, मैं चाहता हूँ आप देखो, वैसे आपके लिए है मेंटेनेंस ऑफ एफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की बात करता है, ठीक है। तो ये दो क्लैश में रहते हैं, 16(4) और 16 और आर्टिकल 335, तो इसके बीच का डिबेट है। और क्या कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन करता है क्या एफिशिएंसी को, तो सर कॉन्स्टिट्यूशन के पास इतना खाली समय नहीं था डिफाइन करने का, ये फ्यूचर सरकार के लिए था, क्योंकि ये सब इवॉल्विंग टॉपिक्स है, तो कॉन्स्टिट्यूशन क्यों ही डिफाइन करेगा। मेन फीचर ऑफ रूल ऑफ लॉ, सर इससे आप क्या समझे कि इन सब चीज़ों के का डेफिनेशन भी जानोगे। मैंने कल रूल रेगुलेशन ये सारी चीज़ें पूछी, तो ये सारा पूछ रहा है आपसे। डेफिनेशन ऑफ राइट, तो मैंने बोला ही था, लास्ट क्लास में ही बता दिया था, डेफिनेशन ऑफ राइट बोला था, एक बार देख लो। राइट क्या है, राइट इज क्लेम ऑफ सिटीजन अगेंस्ट द स्टेट, और स्टेट एंड इंडिविजुअल क्या है वो आप करोगे। इक्वलिटी मींस एब्सेंस ऑफ, सर ये सब डायरेक्ट क्वेश्चन है, बुक में ये सब लाइंस मेंशन्ड है, उम्मीद है आप बुक के लाइंस को अच्छे से पढ़ोगे, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन भी बन रहा है, ठीक है सर। फिर है कोरिलेशन विथ राइट्स एंड ड्यूटी, सर क्या क्या है, राइट्स क्या है, ड्यूटी क्या है, ये सारी चीजें पूछी जाती है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, सर किस में आता है, आर्टिकल 17 में आता है क्या, नहीं, पर वो राइट टू अनटचेबिलिटी है, तो सर क्या 22 या 23 में आता है क्या, तो वो क्या है सर, अब वो बताओ। क्या क्या क्या, जल्दी 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 चलो, क्या 29-30 में आता है क्या, तो सोच के बताओ यार, ये आपका काम है सोचना। 23-24 में आता है क्या, 23-24 में आता है क्या, सोचो सोचो सोचो, मेरा काम है बस क्वेरी रेज करना, और आपके दिमाग को इतना ज्यादा परेशान, इतना ज्यादा इंक्विजिटिव बना देना कि आप इसी इंक्विजिटिवनेस के साथ आप अपने लाइब्रेरी, अपने रूम के डेस्क पे बैठोगे, आप पॉलिटी उठाओगे, एकदम पलटते जाओगे, क्योंकि आपका दिन डाउट के साथ शुरू किया गया है, ठीक है सर। और ये डाउट मेरा काम है क्रिएट करना। नेशनल माइनॉरिटी स्टेटस कौन देता है, क्या क्या स्पेशल एडवांटेजेस हैं, ये सब भी आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो फंडामेंटल राइट्स में जो एजुकेशनल माइनॉरिटी होते हैं, जो रिलीजियस माइनॉरिटी होते हैं, कल्चरल माइनॉरिटी जो 29-30 ये दो आर्टिकल में दी गई है, उसका डेफिनेशन देख लो। फिर माइनॉरिटी इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया, कौन से आर्टिकल में ये वर्ड मेंशन किया, ये लाइन सेंटेंस मेंशन किया है, आप वो भी देखोगे। एनी पार्ट ऑफ इंडिया वो कहना क्या चाह रहा है वो देख लोगे, ठीक है। और आप साथ साथ चलो एक सेकंड नीचे, इसमें ये देखो कि अगर कोई रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है, अगर कोई रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है, और सपोज एक मंदिर है, और उसने क्या करा कि एक वो निकाला, पंडित जी का वो कर रहा है, पंडित जी के लिए एक इश्तेहार निकाला है उसने, ठीक है, नोटिफिकेशन, और बोला जो भी हिंदू होंगे, जो भी ब्राह्मण होंगे, सिर्फ वही हो सकते हैं, जो भी हिंदू ब्राह्मण हो सकते हैं वही होंगे इसके, ये क्या बोलते हैं, मठाधीश। तो ये किस राइट का वायलेशन है या नहीं, आप ये क्वेश्चन डील करोगे, ठीक है, ये आपका काम है, क्योंकि एग्जाम में आएगा ना तो सच में भाई हालत खराब हो जाएगा, ठीक है। लेट मी कीप इट प्लेन एंड सिंपल, हालत खराब हो जाएगा, अभी से डील करो, ठीक है गाइस। चलो, तो पॉइंट 1 क्या क्या पढ़ना है मेरे तरफ से जो मैंने बोला है, नॉट ओनली व्हाट विद इन द राइट बट ऑल्सो द मीनिंग, मतलब समझिए ना, अंदर अंदर की चीजें, रूल ऑफ लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, क्या है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, लिबर्टी, ठीक है, इक्वलिटी बिफोर लॉ, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, प्रोसेस स्टैब्लिश बाय लॉ, मेनका गांधी केसेस रिलेटेड टू इंदिरा स्वानिया 1992, 16(4), ये सारी चीजें भी देखना है। मेनका गांधी केस क्या था, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्या था, मैं जो बोलते जा रहा हूँ, रनिंग नोट्स बनाना आपका काम है, क्योंकि हर चीज हम लिख के बता नहीं सकते, कुछ कुछ चीज यार दिमाग में स्टोर्ड है, मुंह पे निकलती है, ठीक है, मुंह से निकल रही है, माँ सरस्वती बैठती है मुंह से निकलवाती है, आप बिल्कुल उसे नोट डाउन कर लो और रट लो, ठीक है सर। पॉजिटिव एंड नेगेटिव फंडामेंटल राइट्स के बारे में भी आपका जानना है, कौन सा राइट पॉजिटिव है, कौन सा नेगेटिव है, ये भी देख लेना। फिर राइट अगेंस्ट स्टेट और स्टेट इंडिविजुअल, राइट अगेंस्ट स्टेट मतलब राइट क्या है, सिर्फ क्या राइट इंडिविजुअल के अगेंस्ट भी होता है क्या, आप इस क्वेश्चन का आंसर दो, ठीक है। रेट्स क्या होता है ये देख लो। फिर फ्यूचर में क्या पूछ सकता है, 33 से 35, सर 33 से 33, 34, 35, सर ये पूछा ही नहीं है अभी तक, ठीक है। तो 2011 से 24 तक पूछा ही नहीं है, तो बिल्कुल आप ये कभी भी पूछ सकता है कि सर कौन से ऐसे एक्ट में, कौन से आर्टिकल में भैया पार्लियामेंट सिर्फ फंडामेंटल राइट बना सकता है, वो लिखा हुआ है। तो एक बारी देखो यार इन चीजों को, मार्शियल लॉ, नेशनल इमरजेंसी पढ़ लेना, ये सबसे क्वेश्चन नहीं आया तो आने की चांसेस है, ये सब पोटेंशियल एरिया है, पूछा जा सकता है, ठीक है गाइज। चलो, अब अगला टॉपिक है, हाँ चलो अगला टॉपिक क्या यार, पॉइंट 9 देख लो, एक्सेप्शन टू एफआर, ये भी देख लो, एक्सेप्शन क्या क्या एक्सेप्शन है, और क्या राइट आउटसाइड पार्ट 3। सर आप साथ साथ ये, और मैं डीपीएसपी में भी बताऊंगा, ये जो आउटसाइड वाली चीजें हैं आप ये भी देखोगे, तो कौन कौन से फ्रीडम फंडामेंटल राइट्स, राइट, क्योंकि
क्वेश्चन पूछा था ना आपसे, राइट टू वोट का कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस क्या है, ठीक है, तो एक बार ही देख लो क्या वो फंडामेंटल है, क्या वो सारी चीजें। तो और ये कहाँ है, आपके लक्ष्मीकांत बुक के एंड पेज पे ये सारी चीजें लिखी हुई है, ठीक है, तो आप बिल्कुल उसको रेफर करो, ठीक है। उम्मीद है मैंने आपको जगह भी बता दिया, क्या क्या पढ़ना है वो भी बता दिया। फंडामेंटल राइट से आज तक जितने भी क्वेश्चन 10 साल 15 साल में आई हैं, सारा उसको भी मैंने डिस्कस कर दिया, ठीक है। अब चलो प्यार से अगले अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। सर हमारा प्यारा टॉपिक क्या है, डीपीएसपी, डायरेक्टिव क्या है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या है। चलो जल्दी यार, डीपीएसपी डीपीएसपी बोलते बोलते इसका रियल वो मत भूल जाना क्या होता है, मतलब ठीक है, किसी साल पता चला यूपीएससी इसका ही डेफिनेशन दे दे और बच्चे उसी में मतलब गिर गए। ऐसा हो सकता है यार, आजकल जिस हिसाब से हम शॉर्टकट टी वाई एस एम होता है ना, ये सब में लगे हुए हैं, कुछ भी हो सकता है भाई, कुछ भी हो सकता है बाबा, रिस्क है बाबा, रिस्क है। चलो, क्या आप क्वेश्चन पूछा है, कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ वॉयलेट, कौन सा डीपीएसपी को वॉयलेट करेगा, गांधीयन प्रिंसिपल, सोशलिस्ट प्रिंसिपल, लिबरल प्रिंसिपल। सर 3 तरह का है ना, तो सारे आर्टिकल उस हिसाब से डिवाइडेड है आपके बुक में, आपको समझ में आ गया मैं क्या बोल रहा हूँ, तो सारे आर्टिकल उस हिसाब से। जो अगर गांधीयन प्रिंसिपल पूछा है, लिबरल प्रिंसिपल क्यों नहीं पूछ सकता है, और 2-3 आर्टिकल दे देगा, और उसमें आर्टिकल 40 भी दे देगा विलेज पंचायत, तो बताते रहो ये गांधीयन प्रिंसिपल है, सोशलिस्ट प्रिंसिपल है, ठीक है। सोचो, मेहनत करो इस डायरेक्शन में, जैसा मैं बता रहा हूँ। प्रिंसिपल ऑफ डीपीएसपी एडेड इन 40 सेकेंड। सर मैं अभी आपको जो बात बोलना जा रहा हूँ, गांठ बांध के लिख लो, ठीक है, कहीं पे एकदम कोरे कागज में बड़े बड़े अक्षरों में लिख लो कि ये जो 42nd सीएए है अपना, 43rd सीएए है, और 44th सीएए, ठीक है मेरे भाई और बहनों, ये 3 चीजें इन्होंने ना यार अपने पॉलिटी के हर एक चैप्टर पर असर करा है। जैसे 42nd में कुछ इन्होंने एग्जीक्यूटिव में चेंज किया, कुछ पार्लियामेंट में चेंज किया, कुछ प्रेसिडेंट में चेंज किया, कुछ प्रधानमंत्री के पावर में चेंज किया, कुछ सीएम में चेंज किया, कुछ गवर्नर में चेंज किया, कुछ सुप्रीम कोर्ट में, कुछ हाई कोर्ट में, हर एक तरह से हर जगह चेंज हुआ है, इसलिए इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला गया। तो हर चैप्टर में 42nd में क्या आया, और मैं मानता हूँ 43rd और 44th उसको सुधारने के लिए 1978 मैडम इंदिरा गांधी ने लाया 42nd, और उसको सुधारने के लिए 43rd 44th लाया गया। और कुछ, और हाँ ये तो सबसे पहले मोरारजी देसाई सर ने लाया इसे, और क्या क्या है वो आप लिख लोगे, प्लस इसमें ये भी चीज लिखोगे कि क्या चीजें चेंज नहीं की गई, एक्चुअल बिल्कुल सेम रखा गया, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये तो भैया आपको सब बता देगा यार, ये तो आपको सब बता देगा क्या चीज चेंज की गई, आपको ये भी ध्यान रखना है क्या चीज चेंज नहीं की गई, ठीक है। तैयारी तो तब होगी ना, जैसे प्रेसिडेंट का प्रायर रिकमेंडेशन नहीं जरूरत है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में, इसको शायद चेंज नहीं किया गया, एक बार चेक कर लेना इस फैक्ट को, ठीक है सर, ऐसा रूल बनाओ। उम्मीद है जो मैं बोला रिवाइंड करो, बैक जाओ और लिख लो क्या बोला। डीपीएसपी लिमिटेशन और लेजिस्लेटिव फंक्शन, एग्जीक्यूटिव फंक्शन, सर ऐसा कुछ नहीं है, ये रूल है, प्रोसीड्योर है, ये कोई भी लिमिटेशन नहीं है। सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव किस आर्टिकल में, आर्टिकल 50 है सर, जल्दी जल्दी आगे बढ़ो, इतना समय नहीं है अपने पास। डीपीएसपी का बेसिक मीनिंग ये देखोगे, सोशियो इकोनॉमी का इन्फोर्सेबल है या नहीं, ये सारे देखोगे। 2020 2015 5 साल पे होता है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। 2025 जो 5 साल बाद है, फिर से डीपीएसपी का यही पूछे। ये वेलफेयर स्टेट, इंडिया एक वेलफेयर स्टेट है या पुलिस स्टेट है, ये आप पढ़ोगे बताओगे, और वेलफेयर स्टेट अगर है तो कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल 37 में या 38 में या 36 में, जल्दी बताओगे। और मुझे साथ साथ ये बता दो, अगर किसी स्टेट में अगर स्टूडेंट के ऊपर अगर लाठी चार्ज की जा रही है, तो वो वेलफेयर स्टेट की निशानी है, पुलिस स्टेट की निशानी है। सर जल्दी 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 जल्दी, सीधी बात, नो बकवास। चलो अगला काम क्या है गाइस, चलो बैक आ जाओ, अगर मैं ज्यादा स्पीड भाग रहा हूँ तो ठीक है। प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डीलिंग विथ एजुकेशन, सर किस किस प्रावधान में एजुकेशन, तो पार्ट 7 इसमें ऐसे क्वेश्चन पूछा था, पार्ट 7, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 4A, ठीक है, तो ये देख लो ना, इसका आंसर सारा होगा। उसके बाद है डीपीएसपी डेफिनेशन फंडामेंटल टू गवर्नेंस, ठीक है, डीपीएसपी का डेफिनेशन देख लो, क्या वो फंडामेंटल टू गवर्नेंस है, किस तरह से है, ये सारी चीजों पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। प्लस है प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, आर्टिकल 51 एक बार चेक करना तो भाइयों और बहनों क्या होता है ये, ठीक है। चलो अब हाँ, अब तुम लोग के सबके माइंड में एक क्वेरी आ रहा होगा, पहले लेट मी डील विद दैट, कि सर आप पूरी तरह से तो आप पूरी तरह से तो पीवाईक्यू करवा ही नहीं रहे हो सर, आंसर पूरी तरह से हर चीज की बता ही नहीं रहे हो सर। तो मैं प्यारे भाइयों बहनों, मैं यही बताना चाहता हूँ कि अगर आप ये अपेक्षा लेकर आए हो तो आप सर मतलब गलत जगह आए हो। रीजन, मैं इस चीज को इसीलिए, मैं ऐसा नहीं कि मैं कर नहीं सकता हूँ, मेरे लिए आसान काम होता कि वो पीडीएफ उठाता और आपको पढ़ा देता, पर सर ये मैं करना नहीं चाह रहा हूँ, ये पूरे प्रोग्राम का ये मकसद ही नहीं है। तो सर इस प्रोग्राम का मकसद क्या है, तो सबसे पहले मैं बता रहा हूँ कि अगर कोई बंदा पहले से ही पीवाईक्यू, आप जो करते हो ना, एक वीडियो उठाया, 2-3 पीवाईक्यू देख लिए, और आपको लगता है कि आप पीवाईक्यू सॉल्व करना सीख गए, पर नहीं, आप जिस वीडियो से एनालिसिस देखे हो, आप जिनका सुने हो, आप सिर्फ सुने हो, आप खुद से उसको सॉल्व नहीं किए हो, वो बंदा खुद से सॉल्व कर रहा है, ठीक है। और यही
इसी गुरूर इसी गुमान के साथ जब आप एग्जाम में बैठते हो ना, ये सोच के यार मैंने तो वीडियो लगा लिया है भाई, भाई मैंने तो पीवाईक्यू का वीडियो लगाया है, और एग्जाम में बैठते हो तो आप धाराशायी हो जाते हो, आप गिर जाते हो, आप प्रीलिम्स फेल कर जाते हो। ठीक है सर, ये है रियलिटी। तो जो भी पीवाईक्यू है, जो भी यूपीएससी के लेवल का क्वेश्चन है, तो भैया उसको खुद से बनाओ ना यार, खुद से सॉल्व करो। तो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, मैं वो चलो वो भी बता देता हूँ। तो बाबू मैं तुम्हारे साथ यहाँ पे क्या कर रहा हूँ वो बता दे रहा हूँ, मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं और अलग नहीं कर रहा। मैं तुमको ये चीज बता रहा हूँ कि देखो भाइयों बहनों, आप ऐसा करो कि इन सब टॉपिक में यहाँ ऐसे ऐसे क्वेश्चंस बनाए गए हैं। ठीक है, क्योंकि प्रोसेस क्या है, आप मेरी वीडियो देखोगे उसके बाद आप खुद पढ़ने वाले हो, तो मैं सिर्फ आपको ये दिखा रहा हूँ ना किस किस तरह का क्वेश्चन पूछा गया और क्या क्या फ्यूचर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो मैं सिर्फ एक क्वेरी रेज कर रहा हूँ, डाउट रेज कर रहा हूँ। सो आई एम ट्राइंग टू मेक योर माइंड इंक्विजिटिव, आई एम नॉट ट्राइंग टू सॉल्व एनीथिंग फॉर यू, बिकॉज यू हैव टू सॉल्व एवरीथिंग फॉर योर सेल्फ, बिकॉज इफ यू विल सॉल्व ऑल द पीवाईक्यूज विथ योर सेल्फ, ओके, देन ओनली यू कैन सॉल्व दिस 2025 प्रीलिम्स विथ ईज। ओके सर, तो आप खुद से वो सॉल्व करोगे, आप मेरा वीडियो देखे, आप जाकर पढ़ाई किए और फिर पीवाईक्यू बनाओगे। ठीक है, विथ दिस मच नॉलेज, दिस मच प्रीवियस नॉलेज, और फिर देखना पीवाईक्यू को बिल्कुल 9:30 से 11:30 के बीच में ही बनाओ। ठीक है, और पूरा रिलीजियसली पीवाईक्यू सॉल्व करो कि जैसे मैं एग्जाम देने बैठ रहा हूँ, और फिर उसका स्कोर मिलाओ, आंसर्स मिलाओ, देखो आप यूपीएससी के मेंटेलिटी से मिल पा रहे हो कि नहीं, क्योंकि सब बोलता है यूपीएससी का मेंटेलिटी, यूपीएससी का मेंटेलिटी, मिल कोई नहीं पाता है सर, ये है दिक्कत। क्योंकि सब तो वीडियो से पीवाईक्यू देख ले रहे हैं, ऐसे नहीं होता है, सॉल्व कर ले रहे हैं। देख तो आप भी रहे हो भैया, मतलब आप सॉल्व नहीं करवा रहा हूं मैं, सॉल्व आप खुद ही करोगे, मैं थीम समझा दे रहा हूं आपको। ठीक है, थीम समझो यहाँ पर। ठीक है सर, ओके, अपना आ गया प्यारा डीपीएसपी। क्या पढ़ोगे, न्यू डीपीएसपी पढ़ लोगे, डीपीएसपी आउटसाइड पार्ट 4, जिस तरह से फंडामेंटल राइट में, और केस रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी। अगर कोई केस हुआ है तो जल्दी बताओ। ठीक है, एक बार देख लेना, गोलकनाथ केस में कुछ इस पे बात हुई थी, और ये केशवानंदा भारती केस में हुई थी क्या, जल्दी। फंडामेंटल ड्यूटी ज्यादा नहीं है, 12 12 11 17 4 क्वेश्चन है। लिस्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटी याद कर लो, स्पेसिफिकली आस्क फंडामेंटल ड्यूटी, स्पेसिफिकली पूछा गया, आपको पता ही है ये फंडामेंटल राइट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है नहीं है। स्वरण सिंह कमेटी के बारे में एक बार देख लेना। ठीक है, स्वरण सिंह कमेटी ने क्या जो रिकमेंड करा था, क्या सारा इंप्लीमेंट हो गया है क्या फंडामेंटल ड्यूटी, अगर कुछ नहीं हुआ है तो क्या नहीं हुआ है वो देख लेना। नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी, यही मैं बोल रहा हूँ, क्या नहीं हुआ है। राइट टू वोट क्या है, फंडामेंटल ड्यूटी है, राइट टू वोट, राइट टू वोट एक बार आप चेक कर लो। फीचर ऑफ फंडामेंटल ड्यूटी, फीचर ऑफ फंडामेंटल ड्यूटी क्या है सर, फीचर ऑफ फंडामेंटल ड्यूटी, आप एक बार इसको भी चेक कर लोगे, फीचर क्या क्या है, इन्फोर्सेबल है, नॉन इन्फोर्सेबल है, क्या कोई भी पहले से प्रोविजन है क्या कॉन्स्टिट्यूशन में, तो एक बार चेक करो। ठीक है, अब क्या क्या पढ़ना है सर, विच आर नॉट अ पार्ट, कौन सा नॉट अ पार्ट एप्लीकेबल ऑन किस पे, फॉरेनर पे एप्लीकेबल है कि नहीं, आपको एक बार वो चेक करना है, सिटीजन पे एप्लीकेबल है कि नहीं, बस आपको वो चेक करना है। क्या वॉयलेशन, हाँ मैं बोलता हूँ कि नो कंट्री, नो डेमोक्रेटिक कंट्री हैज अ फ्रीडम, हैज अ फंडामेंटल राइट एक्सेप्ट जापान। आप एक बार इसको चेक करो, क्या ये फैक्ट सही है, नो डेमोक्रेटिक कंट्री हैज एफडी फंडामेंटल ड्यूटी एक्सेप्ट जापान, एक बार आप इस फैक्ट को चेक करो। ठीक है, और फंडामेंटल राइट क्या वॉयलेशन है क्या हमारे आर्टिकल 19 और आर्टिकल 14 का। मैं समझ रहा हूँ क्या करना चाह रहा हूँ, मैं इंक्विजिटिव बनाना चाह रहा हूँ, डाउट्स रेज करना चाह रहा हूँ, इसी डाउट्स के साथ आप एग्जाम में बैठोगे सर। ठीक है, केस दैट अपहेल्ड 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, कौन सा केस था जिसने अपहेल्ड करा, कोई ऐसा केस भी था क्या जिसने अपहेल्ड करा फंडामेंटल राइट से रिलेटेड या फंडामेंटल ड्यूटी से रिलेटेड। मिनेर्वा मिल केस क्या था बाबू, वो मैं चाह रहा हूँ कि आप पढ़ो। ठीक है सर, चलो, अब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, बिल्कुल इससे भी क्वेश्चंस उठते हैं। और कुछ है क्या, और कुछ नहीं है। लीगल ड्यूटी आर कोरिलेटिव विथ लीगल राइट्स, हाँ, फंडामेंटल ड्यूटी, इसमें एक क्वेश्चन ये भी आता है कि आर दे, क्या पूछा है कि आर दे लीगल, लीगल ड्यूटी है या नहीं है। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स है, क्या ये लीगल ड्यूटी है, एक बार ये भी चेक कर लो। ओके, और आपके लिए क्या है, नहीं, क्या लेजिस्लेटिव प्रोसेस प्रोवाइडेड है, यस और नो, क्या लेजिस्लेटिव प्रोसेस प्रोवाइडेड है, यस और नो, एक बार आपका काम है वो भी चेक कर लेना। ठीक है सर, चलो, साथ साथ मुझे ये बता दीजिए आप, अपन अगला देखते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पीवाईक्यूज। भैया ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पूछा अभी यार 2024 में यार, कोंकणी, कोंकणी मैथिली, कौन कौन से अमेंडमेंट से आया था, ये क्वेश्चन भी पूछा था, मैं आगे इसको सबको ऐड करने वाला हूँ। ठीक है, अभी बस ये जान लो कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट
सीएए जो होता है कहाँ पहले इंट्रोड्यूस किया जाता है, क्या मेजोरिटी चाहिए, क्या प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट चाहिए या नहीं चाहिए, उसके बाद से क्या अगर फेडरल कैरेक्टर के किसी भी चीज़ को हम लोग कमेंट करना है तो क्या रिक्वायरमेंट है, कितने परसेंट ऑफ स्टेट से परमिशन लेना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें तो 2020 में पूछा है, 15 में इसी तरीके का क्वेश्चन पूछा। कंडीशन फॉर, क्या क्या कंडीशंस मीट करने पड़ेंगे, गालिब जल्दी बताओ, क्या प्रेसिडेंट रिकमेंडेशन होना चाहिए, ठीक है। एनी मिनिस्टर, क्या कोई मिनिस्टर या प्राइवेट मेंबर निकाल सकता है, जल्दी बताओ, ठीक है। स्पेशल मेजोरिटी चाहिए क्या दोनों हाउस में, स्पेशल मेजोरिटी, ये मैं डाउट रेज कर रहा हूँ बाबू, इतना डाउट रेज कर दूंगा ना आप सीधा वीडियो लगाने के बाद एकदम लक्ष्मीकांत खोल के पागल हो जाओगे, ठीक है। फिर है 368, 368 में क्या मतलब इस साल 2024 में बोला है कि एक स्टेटमेंट था, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को एडिशन, वेरिएशन, रिपील के तहत वो अमेंड करता है, सही है या नहीं, तो एक बारी हाँ सर, तीनों के तहत, मतलब एडिशन भी करता है, वेरिएशन भी करता है, रिपील भी करता है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन और अमेंडमेंट कोर्ट्स का पोजीशन क्या है, अमेंडमेंट क्या है, तो एक बारी क्या हुआ था ना, हाई कोर्ट भी पहले अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकता था, पर क्या हुआ कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में हाई कोर्ट का ये पावर छीन लिया गया, जो वापस से 43rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में उसको वापस दिया गया। मैं यार ये कुछ कुछ चीज़ें आपको बता भी दे रहा हूँ, आपको पता भी होगा, नहीं पता होगा तो यार मतलब इसको याद कर लो यार, क्या दिक्कत है, बता दिया अभी, ठीक है। हाईकोर्ट का पावर जुडिशियल रिव्यू का लिमिट कर दिया गया था 43rd में, हाईकोर्ट का जुडिशियल रिव्यू का पावर वापस कर दिया गया, ठीक है। ये भी ध्यान दोगे क्योंकि इस तरह से क्वेश्चन पूछ रहा है, कोर्ट का पोजीशन क्या है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन को एवं अटेम्प्ट कर सकते हो सर, इसी श्रृंखला में ये बिल्कुल याद करो। मैं ये जो शंकरी प्रसाद शंकरी प्रसाद से सज्जन सिंह हो गए, गोलकनाथ केस हो गया और केशवानंदा भारती का जो पूरा सीरीज है ना, बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस में, बहुत सारे क्लासेस में, उम्मीद है आपने ये पढ़ रखा होगा अपने क्लासेस, अपने कोचिंग नोट्स में, अपने बुक्स में, ये पूरे सीरीज रखा होगा और इसको बिल्कुल याद कर लेना। ये डायरेक्ट क्वेश्चन कभी भी पूछ सकता है, किस केस में क्या हुआ था, किस केस में आर्टिकल 13 बढ़ा था 368 से, किस केस में 368 बढ़ा था 13 से, तो ये सब क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। किसका क्या फाइनल जजमेंट था ये भी पूछता है। मिनेरवा मिल केस, अगर केशवानंदा भारती के बाद अगर बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के लिए कुछ बड़ा केस हुआ है तो उसको मिनेरवा मिल केस बोलते हैं, ठीक है। दैट इवॉल्व द कंसेप्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, ठीक है, दैट इवॉल्व, क्या है सर, EVOLVD, दैट इवॉल्व, ठीक है। तो अपन इस चीज को भी डील करेंगे। सॉरी यार, बेयर विथ माई बैड हैंड राइटिंग, कोशिश करो मैं जो बोल रहा हूँ ना उससे लिखने की, अगर समझ नहीं आ रहा है तो, बाकी मैं बिल्कुल ध्यान दूंगा यार, ये मेरा काम है, इट्स माई ड्यूटी, सो आई विल नॉट pollute माई ड्यूटी एज सेड बाई डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, ठीक है। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट या 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा है, क्या है, तो गाइस जल्दी 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 बताओ। चलो, हो गया खत्म। सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट पहले भी बता दिया गया था इस पे, पर मैं प्रॉपर क्या एविडेंस बेस्ड अपन तैयारी कर रहे हैं, ऊपर ऊपर की बात नहीं करेंगे। चलो, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में ना मेरे लिए आप एक काम करो, होमवर्क रखो, आप एक बार ना 24th CA 1971 हुआ था 24th, उसमें क्या क्या हुआ था एक बार पढ़ लो, क्योंकि एक सेकेंड यार, फिर आपको पता चलेगा इसी वाले सर्कल का, ये जो संकरी वाले चीज का ही, संकरी प्रसाद सर के बाद का ही वो पार्ट हो जाएगा। सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में जल्दी जल्दी देखो क्या पूछा गया है सर, जल्दी, एक मिनट यार, हाँ, फीचर ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट 2020-15, फीचर पूछा। डेमोक्रेसी सुपीरियर वर्च्यू है, कैसे वर्च्यू है, क्या है, ये भी आपको बताना है। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, ब्रिटेन वर्सेस इंडिया, सर मैं आपको ये भी बोलूंगा कि सारे कॉन्स्टिट्यूशन को, ब्रिटेन हो गया, USA हो गया और इंडिया हो गया, इन तीनों के कॉन्स्टिट्यूशन को कंपेयर कर लो, कॉन्स्टी को कंपेयर कर लो, इसके सुप्रीम कोर्ट को कंपेयर, मतलब कोर्ट वाला सिस्टम, क्या बोले, जुडिशरी को कंपेयर कर लो, सर काम आता है बहुत जगह। इसके पार्लियामेंट को कंपेयर कर लो, ये तीनों चीज पे कंपेयर करो क्योंकि इससे भी क्वेश्चन उठते हैं सर कंपैरिजन पे, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट के क्या फीचर होते हैं, लिमिटिंग गवर्नमेंट, ये वो सारी चीजें, ये है। सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में आपके लिए कुछ है क्या पढ़ने को, मैं देख लेता हूँ। सर वैसा तो कुछ नहीं, क्योंकि देखो ना, ये क्वेश्चन में आपसे पूछता है ना कि डेमोक्रेसी कैसे वर्च्यू है, इंपॉर्टेंट वर्च्यू है, तो मैं मानता हूँ वो कैसे होगा कि किसी सेल्फ को फुली डेवलप करने की कैपेसिटी जो अपॉर्चुनिटी दे फुली डेवलप करने की, वही होता है डेमोक्रेसी, ये होता है। उसके बाद अगर आपसे पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी और प्रेसिडेंशियल में डिफरेंस पूछ दे, तो पार्लियामेंट्री क्या होता है, एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर, ठीक है, ये होता है सर।
और ये और वही डोनाल्ड ट्रम्प भैया जो कि खुद एक एग्जीक्यूटिव है, ही इज नॉट रेस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर। ठीक है, तो सर आप क्या समझे, ये प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का ये फीचर होता है। तो यही क्वेश्चन एग्जामिनर, यूपीएससी का जो एग्जामिनर होता है भैया, वो सतही क्वेश्चन नहीं, सरफेस लेवल नहीं, कोर पूछता है, इसी कोर में। और ये यूपीएससी में क्वेश्चन आया भी था 2020-2015 में, मैं जो बता रहा हूँ ना, यही क्वेश्चन आया था, यही चीज आया था पार्लियामेंट्री फॉर्म में, यही पूछा था, कोशिश किया था, यही ऑप्शन सही होगा, यही फीचर होता है। ठीक है बाबू, चलो इमरजेंसी, अब जल्दी जल्दी इमरजेंसी, और कुछ एक दो ऊपर बचा होगा मैं बता दूंगा। इमरजेंसी में आर्टिकल 356 कब अप्लाई होगा, प्रेसिडेंट रूल, प्रेसिडेंट रूल में क्या होता है, नॉट अ कंसिक्वेंस ऑफ प्रेसिडेंट रूल क्या नहीं हो सकता है। ठीक है, साथ साथ ये बता दो कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या डिसॉल्व हो जाता है, क्या तुम्हारा जो सरकार है, स्टेट गवर्नमेंट क्या डिसॉल्व हो जाता है, क्या लोकल पंचायत डिसॉल्व हो जाते हैं। सर ये बात मैं ऐसे नहीं बोला, ये आपकी यूपी, एक सेकेंड सॉरी, हाँ यहाँ पे ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये स्टेट गवर्नमेंट, ये आपका क्या है, तुम्हारा लोकल लोकल गवर्नमेंट, तो ये क्या डिसॉल्व हो जाते हैं, ये आपके यूपीएससी का क्वेश्चन है, ये पूछा गया है। ठीक है, और ये इसमें से क्या प्रेसिडेंट रूल आते ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाते हैं क्या, इसका आपको आंसर यस और नो है, आपको पता करना है, खुद जब पढ़ोगे पता चलेगा। और कुछ इंपॉर्टेंट जजमेंट भी है इससे रिलेटेड, ये जो बार बार प्रेसिडेंट रूल लग रहा था, तो एक कुछ डीसी वाधवा देख लेना, डीसी वाधवा केस देख लेना, एसआर बोमई केस इससे रिलेटेड हो सकता है क्या, चेक कर लेना। ठीक है, ये सारे आपकी किताब में है, मैं बस क्वेरी रेज कर रहा हूँ क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन बन रहा है। फिर है विड्रॉल ऑफ फंड फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कौन परमिट करता है, पहले तो जितने भी रिवेन्यूज हैं ये भी क्वेश्चन पूछा है, कहाँ जाता है। ठीक है, क्या वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जाता है, तो सीएफआई से पैसा निकालने के लिए कौन परमिट करता है, क्या प्रेसिडेंट परमिट करता है, या पीएम करता है, या पूरा का पूरा पार्लियामेंट लगता है। ठीक है, आप ये आंसर करोगे, अगर पूरा का पूरा पार्लियामेंट लगता है तो मुझे ये बता दो कि जब स्टेट गवर्नमेंट, जब प्रेसिडेंट रूल होता है, तो अगर स्टेट गवर्नमेंट के कोष से अगर CFI CFI नॉट कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट, CFS कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से पैसा कौन निकाल सकता है, इसलिए रूल कौन बनाएगा उसके लिए, क्या एग्जीक्यूटिव रूल बना सकता है उसके लिए, तो प्लीज आप इस बात का भी आंसर देंगे। फिर अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोटेक्ट स्टेट, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या रोल होता है, प्रोटेक्ट स्टेट। सर आप ये देखो, हाँ पोटा के बारे में पूछा गया है, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट, उसका ही फीचर पूछ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, मीसा एक्ट के बारे में पूछ देगा, सरकार क्या है, यूएपीए के बारे में पूछ देगा, यूएपीए के बारे में पूछ देगा, तो ये काम ही है करने का। ठीक है, ये सारी चीजें भी पूछ सकता है। अब इमरजेंसी चैप्टर में मेरे तरफ से ये कर लो, कौन प्रोक्लेम करता है, कौन प्रोक्लेम करता है, आप एक बारी वो देख लो, प्रोक्लेम कौन करता है, पार्लियामेंट्री अप्रूवल कितने दिन पे चाहिए, कौन से, जैसे तीन होता है ना, नेशनल इमरजेंसी भैया, नेशनल इमरजेंसी, प्रेसिडेंट रूल, फाइनेंशियल इमरजेंसी, कितने कितने दिन पर प्रोक्लेम हो सकता है, कब कब इनको अप्रूवल चाहिए, कितने दिन तक चल सकता है, हाउ लॉन्ग, हाउ लॉन्ग बाबू, हाउ लॉन्ग, कितने दिन तक ये चल सकता है, ये भी आपका काम होगा देखना। ठीक है, और ठीक है, उसके बाद देख लो इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट सर, स्टार मार्क, स्टार मार्क, स्टार मार्क लगा लो, स्टार मार्क लगाओ। ठीक है, स्टार मार्क किस चीज पे लगाएं भैया, आर्टिकल, ये जो 358 और आर्टिकल 359 आपके बुक में दिया हुआ है, आप बिल्कुल इसे पढ़ोगे और ये मुझे बताओगे कि आर्टिकल 19 भैया कहाँ पे वायलेट हो जाता है, आर्टिकल मतलब वायलेट नहीं, आर्टिकल 19 कौन से इमरजेंसी में, कौन सा राइट बिल्कुल हमारे पास नहीं रहता है, फंडामेंटल राइट, या कौन सा प्रोक्लेमेशन में कब मेंशन किया जाता है। ठीक है, तो आर्टिकल 358 359 इससे क्वेश्चन उठा नहीं है, बिल्कुल क्वेश्चन उठ सकता है कि कौन सा राइट हमारे पास ऑटोमेटिकली चला जाता है। ठीक है, चलो सर यही था आपका आज का, बाकी और तो कुछ वैसा मुझे लग नहीं रहा है आपको समझाने लायक फिलहाल, सारा कुछ देख लिए, डीपीएसपी देख लिए, डीपीएसपी और कुछ ऐसा है तो बताना है। कॉन्स्टिट्यूशनल, यार मुझे एक पॉइंट लग रहा है ना, शायद रह गया है, बार बार ये अंदर से वो फील आ रही है, तो मैं एक बार, मेरा काम है मैं चेक कर लेता हूँ, एक मिनट सब रुक जाते हैं। नहीं 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 नहीं, सारा कुछ सॉल्व हो चुका है सर, कोई दिक्कत नहीं है, हाँ चलो, सारा कुछ सॉल्व हो चुका है सर, कोई इशू नहीं है। कुछ शायद कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन रिलेटेड, यार मेरे को लग रहा है यार ये क्वेश्चन मिस हो गया क्या, चलो हटाओ, मिस हो गया पर कोई नहीं, आई विल नॉट पोल्यूट माय ड्यूटी, मेरा काम है आपको एक बारी बता देना फिर से, क्या था ना कि कॉन्स्टिट्यूशनल, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ऑफ इंडिया, ये प्रीवियस क्लास में ही मैंने डील किया था, फिर से एक बार रिवाइज करवा दे रहा हूँ, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ऑफ इंडिया बिफोर और ये आफ्टर। ठीक है, एक बार चेक कर लो, बिफोर उस दिन क्या था इंडिया कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन, आफ्टर क्या था, आप इसका आंसर कर दो मुझे, और आफ्टर ऑन, ऑन दैट ऑन 26 जैन, आप इसका आंसर करोगे, बिफोर क्या था, आफ्टर क्या था। चलो गाइज, दैट वाज मी, दिस वाज मी, दैट वाज मी।
जो यार, जो अंग्रेजी में अंग्रेजी क्या ना करवाए। ठीक है। सो दिस वाज मी, अमन मिश्रा। उम्मीद है आपको ये जो सेशन है मेरे साथ अच्छा लगा होगा, और आप अपनी तैयारी को हमारे इजी और डाउट के साथ कर रहे होंगे। आप हमें भी अपने शेड्यूल, आपके डेली शेड्यूल में आपने हिस्सा दे दिया होगा, हमारे वीडियोस को भी, और अपने इस छोटे भाई, बड़े भाई, अपने दोस्त को भी आपने जगह दिया होगा, उम्मीद है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। ओके, चलो, थैंक यू।